ओके, गुड इवनिंग भाई। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, तो आगे के बार देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। और जावा के अंदर जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आपकी एक क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टी को अगर दूसरी क्लास एक्वायर करती है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर दूसरा ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है तो उसी कंसेप्ट को हम जावा में इनहेरिटेंस कंसेप्ट कहते हैं। और जावा में लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स को देख लिया था। तो जावा जो आपके इनहेरिटेंस के टाइप्स की बात करें तो जावा आपके 3 टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। कौन कौन से इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है? सिंगल इनहेरिटेंस, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हम कह सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। और कौन सा? हिरार्किकल इनहेरिटेंस जावा के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जावा कौन से इनहेरिटेंस कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है ना? मल्टीपल और हाइब्रिड जावा सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जावा मल्टीपल और हाइब्रिड सपोर्ट क्यों नहीं करती, उसका रीजन मैं आप बताऊंगा। तो हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं एक बार। हम जो आपके मल्टी लेवल हिरार्किकल है उसके बारे में एक बार एक प्रोग्राम देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे के बारे में बात करेंगे कि कैसे जावा आपके सपोर्ट नहीं करती, उसका मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसे काम करता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? ठीक है, तो देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कंसेप्ट हम देखते हैं कि हमारे पास भी क्लास ए है। जब मैं कह रहा हूँ हमारे पास क्या है, क्लास ए है, और मैं कह रहा हूँ क्लास ए का जैसे कोई मेंबर है, जिसमें कह रहा हूँ क्लास ए का मेंबर है, मैं कह रहा हूँ इंटीजर। देखो मेरे पास क्लास ए है और क्लास ए का मेंबर कौन सा है? इंटीजर ए है। जिसमें इंटीजर ए के अंदर क्या ले लिया हमने? 10 ले लिया। ठीक है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कोई मेथड है जिसमें कह रहा हूँ void m1 मेथड है। ठीक है, void m1 मेथड है, और यहाँ पे ये किसका है? क्लास ए का है। यहाँ मैं कह रहा हूँ m1 ए क्लास। ठीक है, m1 ए क्लास। ठीक, अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक दूसरी क्लास ली, क्लास बी ली, और दूसरी क्लास ने क्या किया? दूसरी क्लास ने इनहेरिट किया किसको? क्लास ए को। दूसरी क्लास ने क्लास ए को इनहेरिट किया, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे इस क्लास के कुछ मेंबर है, जिसमें कह रहा हूँ इस क्लास का मेंबर यहाँ पे हमारा 20 है ना। और इसमें हमने हमारा एक मेथड है m2, एक मेथड m2 है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया एसओपी में m2 बी क्लास, m2 बी क्लास, और साथ में मैंने एक को प्रिंट करवा लिया यहाँ पे, एक को प्रिंट करवा लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या लिया, क्लास सी ले ली। मैंने क्या किया, एक क्लास सी ले ली, और क्लास सी ने यहाँ पे इनहेरिट किया है किसको? क्लास सी ने किसको इनहेरिट किया? बी क्लास को इनहेरिट किया है। तो हमने क्लास सी ली, उसने क्या किया? क्लास बी को इनहेरिट किया, और क्लास सी ने जब क्लास बी को इनहेरिट किया तो यहाँ पे कह रहा हूँ जिसमें क्या ले लिया, इंटीजर में क्या ले लिया? सी ले लिया, और इसके अंदर मान के चलो कोई वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, void m3, और void m3 के अंदर मैंने कुछ प्रिंट करवा दिया, जिसमें कह रहा हूँ मैंने एसओपी में प्रिंट करवा दिया यहाँ पे कि m3 सी क्लास, और साथ में कह रहा हूँ मैंने क्या किसको प्रिंट करवा दिया? एक को प्रिंट करवा दिया। किसको प्रिंट करवा दिया? एक को। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 क्लास लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया? 3 क्लास लिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक पहली क्लास है, मेरे पास ए क्लास है ना। मेरे पास यहाँ पे क्या है? ए क्लास है, ए क्लास। ए क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? बी, देना ए क्लास कौन इनहेरिट कर रहा है? बी, और बी को इनहेरिट कौन कर रहा है? सी, देना ए क्लास कौन इनहेरिट कर रहा है? बी, और बी को इनहेरिट कौन कर रहा है? सी। इसका मतलब अगर ए क्लास के मेंबर की बात करूं मैं, अगर ए क्लास के मेंबर की बात करूं, बी क्लास के मेंबर की बात करूं, और सी क्लास के मेंबर की बात करूं मैं, जब मैं कह रहा हूं ए क्लास के पास मेंबर कौन से हैं? एक तो ए है जिसके अंदर वैल्यू कितनी है? 10 है। अच्छा, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास क्या है? m1 मेथड। ठीक, अगर इसके मेंबर की बात करूं, इसके मेंबर कौन से हैं? बी है जिसके अंदर वैल्यू कितनी है? 20, और इसका मेथड कौन सा है? m2 इसका मेथड है ना। इसके अलावा इसके पास प्लस में एडिशन में क्या है? एडिशन क्या है? a10 और m1, है ना। एडिशन में क्या है इसके पास? ये भी एडिशन में, ये भी इसके पास एडिशन में। क्यों? क्योंकि इनहेरिट कर रखा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है? इनहेरिट कर रखा है। अच्छा, उसके बाद बी क्लास को सी क्लास ने इनहेरिट कर रखा है। तो अगर बी क्लास को सी क्लास ने इनहेरिट करने की बात करें तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे?
यहाँ पे सी के अंदर हमने क्या ले लिया 30, और यहाँ पे क्या है M3। अब देखो इसके अलावा इसके पास एडिशन क्या है ना, इसके अलावा एडिशन क्या है, एडिशन इसके पास बी में 20 वाला, और M2 इसके पास एडिशन है, प्लस इसके पास एडिशन क्या है ए और M1, है ना, ये इसके पास क्या है एडिशन में है, ये इसके पास क्या है एडिशन में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो क्लास सी है, जो मेरे पास क्लास सी है, उस क्लास सी के पास मेरे पास ऑलरेडी क्लास सी ने इतने सारे मेंबर को यहाँ पे क्लास सी ने अपने रख रखा है अपने पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी और M3 ये तो इसके स्वयं के मेंबर है, लेकिन बाकी मेंबर को क्लास सी ने इनहेरिट कर रखा है, बाकी मेंबर क्लास सी ने इनहेरिट कर रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लास सी का ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। वैसे आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास बी के मेंबर और क्लास ए के मेंबर आपके पास हैं। अगर यहाँ पे क्लास बी तक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास बी के और ए के मेंबर है, एक का ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर एक का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ए के मेंबर है, बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ए और बी के मेंबर है, लेकिन सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए बी और सी तीनों क्लास के मेंबर है। तो यहाँ मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की जब बारी आती है, तो यहाँ मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या किया कि मैं कह रहा हूं कि क्लास मेन है, क्लास मेन कॉल है, और इसके अंदर हम मेन मेथड के थ्रू हम क्या बना रहे हैं ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ एक हमारा एक मेन मेथड है यहाँ पे, और इसके थ्रू हमने क्या बना लिया ऑब्जेक्ट बना लिया। और जब मैं ऑब्जेक्ट बनाने की बारी करता हूँ तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने क्या किसका बनाया, मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और सी क्लास के ऑब्जेक्ट में सी क्लास के ही रेफरेंस में स्टोर करवा रहा हूँ, सी क्लास के ऑब्जेक्ट में अभी के लिए फिलहाल सी क्लास के रेफरेंस में स्टोर करवा रहा हूँ। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कॉल करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ओबीजे डॉट M1 कॉल हो जाएगा, M1 कॉल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ओबीजे डॉट M2 कॉल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ओबीजे डॉट M3 कॉल हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। मैं सी क्लास के रेफरेंस के थ्रू, भाई मैं कह रहा हूं मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इस सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इस सी क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू मैं सारे मेंबर कॉल करवा सकता हूं, क्योंकि सी क्लास के पास ऑलरेडी सारे मेंबर हैं, ऑलरेडी सारे मेंबर हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सारे के सारे मेंबर को मैंने एक्सेस करवा लिया सी की सहायता से। ठीक है, इसी कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जावा देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। इसका मतलब एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लो, दूसरी को तीसरी में इनहेरिट कर लो, तीसरी को चौथी में इनहेरिट कर लो, ऐसे आप कितनी भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। जावा सारी की सारी क्लास में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। और जावा आपके हर एक क्लास को इनहेरिट करने के बाद जावा की सबसे सुपर मोस्ट जो क्लास होती है वो कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास, जो कि आपकी जावा डॉट लैन पैकेज की क्लास है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। वो सभी क्लास की सुपर मोस्ट क्लास है। इसका मतलब है इस क्लास ने अगर किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रखा तो इस क्लास ने आपके इंटरनली आपके ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है ना। इस क्लास ने अगर एक क्लास ने किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रखा तो इंटरनली एक क्लास ने आपके ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कीजिए इसको।
हो गया नोट डाउन? जावा में आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होता, मल्टी लेवल का होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जावा फॉलो नहीं करती, नहीं ले। इसका मतलब है कि जैसे आप सी सी क्लास में आप यहाँ पे ऐसे इनहेरिट नहीं कर सकते, आप सी क्लास में इन एक्सटेंड पी कॉमा ए ये नहीं कर सकते, रॉन्ग है। ये क्या है? गलत बात। क्या? नहीं होता जावा में, सिर्फ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करती। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक छोटा सा नोट का नोट पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, साथ साथ नोट में लिख लो। इनहेरिटेंस हिरार्की में, इनहेरिटेंस हिरार्की में, हिरार्की में ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास सबसे सबसे सुपरमोस्ट, सबसे सुपरमोस्ट क्लास होती है, सुपरमोस्ट क्लास होती है इनहेरिटेंस हिरार्की में। ऑब्जेक्ट क्लास सबसे सुपरमोस्ट क्लास होती है जो कि डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली या जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली सभी क्लास, सभी क्लास के द्वारा, सभी क्लास के द्वारा, सभी क्लास के द्वारा इनहेरिट, इनहेरिट की जाती है। ना ये आपको इस पे जानना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास सबसे सुपरमोस्ट क्लास होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास सबसे सुपरमोस्ट क्लास होती है। और ऑब्जेक्ट क्लास कौन से पैकेज की होती है? ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट लैन, ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट लैन पैकेज से बिलोंग करती है। ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट लैन पैकेज से, जावा डॉट लैन पैकेज से बिलोंग करती है, बिलोंग करती है ना। जब हमारी क्लास के द्वारा किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं किया जाता है तो वो इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास को तो इनहेरिट करती ही करती है ना। ये भी ध्यान रखना, जब जब यूजर, यूजर डिफाइन क्लास के द्वारा, यूजर डिफाइन क्लास के द्वारा, यूजर डिफाइन क्लास के द्वारा किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं किया जाता, किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं किया जाता, जब यूजर डिफाइन क्लास के द्वारा किसी भी क्लास को, किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं किया जाता, इनहेरिट नहीं किया जाता, इनहेरिट नहीं किया जाता है तो वह वह इंटरनली, वह इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास, वह इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है ना। अगर आपने किसी क्लास में, अगर आपने अपनी क्लास में किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रखा तो आपकी क्लास ने 100% वहां पे आपके ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है। और अगर आपने क्लास किस, आपने अपनी क्लास में किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रखा है तो उस क्लास ने ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रखा होगा। अगर उसने भी किसी और कर रखा था उसने कर रखा होगा, लास्ट में जाके आप ऑब्जेक्ट तो पहुंच जाते हो। तो हम हिरार्की के रूप में ऑब्जेक्ट की हिरार्की हम देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देख के आपको परफेक्टली पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्लास को कैसे कैसे आपके बाकी क्लास ने इनहेरिट कर रखा है। आपके ऑब्जेक्ट क्लास की पूरी हिरार्की देखेंगे कैसे कैसे आपके बाकी ऑब्जेक्ट क्लास में हिरार्की बनी हुई है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो इनहेरिटेंस की हायरार्किकल है, हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट क्लास हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्लास होती है और ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट लाइन से बिलोंग करती है। और अगर आपकी क्लास ने किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रखा तो इंटरनली आपकी क्लास ने ऑब्जेक्ट क्लास को तो इनहेरिट कर ही रखा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू बेस्ड पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी क्लास ने बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास को इनहेरिट किया होता है, ऑब्जेक्ट क्लास को। हायरार्किकल फॉर्मेट में सबसे टॉप मोस्ट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो अगर 2013 जैसा अगर आपका पेपर बन जाएगा डेफिनेटली छोटे छोटे पॉइंट से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो सब क्लास होती है, सब क्लास कभी भी सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती। तो इसमें नोट डाउन पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाउन पॉइंट लिखो, सब क्लास के द्वारा सब क्लास के द्वारा सब क्लास के द्वारा सब क्लास के द्वारा सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट सब क्लास के द्वारा सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं किया जाता। सब क्लास के द्वारा सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं किया जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रख लेना कि आपकी सब क्लास है ना, वो सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकती, सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया, क्लास ए ली, हमने क्या लिया, क्लास ए ली। अब देखो क्लास ए के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का ले लिया, इंटीजर टाइप का ए ले लिया जिसके अंदर हमने 10 ले लिया। ठीक है, फिर हमने एक पब्लिक इंटीजर, हमने क्या ले लिया, एक पब्लिक इंटीजर, हमने इंटीजर ए ले लिया। फिर उसको तो हमने ले लिया पब्लिक इंटीजर पी ले लिया जिसके अंदर हम क्या ले लिया, हमने 20 ले लिया। फिर हमने प्रोटेक्टेड ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, प्रोटेक्टेड इंटीजर सी ले लिया हमने, इसके अंदर क्या ले लिया, 30 ले लिया। फिर हमने ले लिया प्राइवेट, हमने क्या ले लिया, प्राइवेट इंटीजर टी ले लिया, इसके अंदर क्या ले लिया, है ना। यहाँ पे हमने कुछ डेटा मेंबर लिए, जब हमने कुछ ले लिए डेटा मेंबर। और देखो प्राइवेट के रूप में डेटा मेंबर भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है। तो न तो आपका मेथड एक्सेस किया जा सकता है, न आपके डेटा मेंबर एक्सेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा मेंबर लेने के बाद हमने एक सेकंड क्लास ली जिसके अंदर कह रहे हैं क्लास बी, और क्लास बी ने क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है किसको, क्लास बी ने क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है किसको, एक को। अब देखो जब क्लास एक को इनहेरिट करती है तो क्लास बी के पास प्राइवेट मेंबर को छोड़कर बाकी सभी मेंबर आ जाते हैं, बट प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होते हैं। अब हम डिफरेंट पैकेज में जाएंगे तो वहां पे हम समझेंगे, यहाँ पे आपका एक और नहीं आता। ठीक है, तो अभी आप मत समझो, डिफरेंट पैकेज की बात करेंगे जब समझेंगे आप। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमारे पास में हमने क्या ले लिया, एक मेथड ले लिया वॉइड डिस्प्ले, हमने एक मेथड ले लिया वॉइड डिस्प्ले। और इस वॉइड डिस्प्ले मेथड के अंदर अगर मैं प्रिंट करने की बात करूं तो एसओपी के अंदर, अगर मैं एसओपी के अंदर एक को प्रिंट करना चाहूं, एसओपी के अंदर मैं बी को प्रिंट करना चाहूं, एसओपी के अंदर मैं सी को प्रिंट करना चाहूं, एसओपी के अंदर मैं डी को प्रिंट करना चाहूं, तो हमारे पास में कहां पे एरर आएगी, है ना। ये जो आपका डी है इसको प्रिंट करने पर आप क्या आएगी, एरर। यहां क्या आएगी, इसका मतलब प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिट, आपके प्राइवेट मेंबर को जावा में इनहेरिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर आपने बना रखे हैं तो आपके इनहेरिट नहीं हो पाएंगे, बाकी इनहेरिट हो जाएंगे, प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होंगे। तो नोट डाउन कीजिए, प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिट। कहां दिख रहा है तेरे कंस्ट्रक्शन, क्या एब्स्ट्रैक्शन नहीं, प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकते, प्राइवेट मेंबर का आपका इनहेरिट नहीं हो सकता। ये होता है सिक्योरिटी के लिए, अगर आपको किसी क्लास को किसी दूसरे, अगर किसी मेथड को आपको कहीं पे एक्सेस नहीं करवाना सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए, उसको प्राइवेट बना दो, उसका बना दो प्राइवेट में, कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको हम एब्स्ट्रैक्शन की बजाय हम कहेंगे सिक्योरिटी,
प्राइवेट मेथड इसलिए बनाए जाते हैं, प्राइवेट मेंबर इसलिए बनाए जाते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म को कायम रखने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म कायम रखनी है तो उसको बना दो, उसको प्राइवेट बना दो, जिससे कि उसको कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। जी मतलब एक साथ लिख दो ना, प्राइवेट इन क्या, ए बी सी डी ऐसे लिख दो, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, हाँ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ऐसे लिख चल जाओ। वो तो फिर अलग से फंक्शन तो आपको प्राइवेट बनाना, फंक्शन तो सेपरेट सेपरेट लिखने पड़ेंगे। वेरिएबल्स आप एक साथ लिख सकते हो, वेरिएबल्स एक साथ अलाउ होते हैं। तो आपके प्राइवेट मेंबर आपके इनहेरिट नहीं होते हैं, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी मेंबर हो जाएंगे आपके, प्राइवेट पर रह जाएगी, जब प्राइवेट करने की कोशिश करोगे रह जाएगी, बाकी में आपके हो जाएंगे। बाकी अगर बात करें तो इसमें क्या जाएगा आपको 10, इसमें क्या जाएगा आपको 20, इसमें क्या जाएगा आपको 30, बट इसमें आपको एरर। इसका मतलब ये अगर लिख दोगे तो आप प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, है ना। ये तो मत लिख के, ये लिख के आप ये मत सोचना कि एरर का आउटपुट आएगा, ये तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये तो कंपाइलेशन टाइम एरर है। प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिट, ये आपका कंपाइलेशन टाइम पे एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने गलत सेंटेक्स लिखा है। आप प्राइवेट मेंबर को यूज कर ही नहीं पाते हो, जो जावा ने पहले से आप बता रहे थे, आप यूज क्यों कर रहे हो, आपने सेंटेक्स ही गलत लिख दिया। Why Java have default access specified as default and not public, whereas C++ is public? भाई जावा ने सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हिसाब से डिफॉल्ट को डिफॉल्ट बनाया, पब्लिक इसलिए पब्लिक बनाया क्योंकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म कायम किया। आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए आपके जावा ने डिफॉल्ट बनाया है, क्योंकि आगे जब हम पैकेज पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि आपका डिफॉल्ट जो होता है वो कहाँ एक्सेस हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म को कायम करने के लिए जावा ने बाई डिफॉल्ट आपके डिफॉल्ट बनाया है, जबकि सी प्लस में क्या होता है बाई डिफॉल्ट, सॉरी प्राइवेट होता है, सी प्लस में प्राइवेट होता है, पब्लिक नहीं। है ना, यहाँ पे हमारे पास जावा के अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हिसाब से जावा ने काम किया था, और जावा ने पैकेज के बाद में हम परफेक्शन लेके आ जाएंगे कि आपके कौन से डेटा मेंबर को कहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। क्यों, हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, इसके बाद हम जब पैकेज पढ़ चुके होंगे तो फिर हम सब कुछ बता देंगे कि आपके सब क्लास में, क्योंकि सब क्लास पहचान चुके हैं क्या होती है, इससे पहले आप सब क्लास नहीं जानते थे। सब क्लास में क्या होती है, सब क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास, है ना। चाइल्ड क्लास क्या कहते हैं, सब क्लास। ठीक है, इसका मतलब ये पेरेंट क्लास है और ये क्या है, सब क्लास है। ये सुपर क्लास है, सब क्लास है। तो हम कहते हैं ना कि जैसे सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बट आपके डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो जब आप पैकेज और पढ़ लोगे तो आपके सामने बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा। तो हमारे सामने यहाँ पे देखा हमने कि जावा में प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकते, प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकते। अब जावा में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि जब आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो आपके कंस्ट्रक्टर का जो एग्जीक्यूशन होता है और कंस्ट्रक्टर जो इनवोकेशन होता है वो कैसे होता है। तो हम बात करते हैं इनहेरिटेंस कंसेप्ट, इनहेरिटेंस कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इनवोकेशन, कंस्ट्रक्टर इनवोकेशन एंड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, एंड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हो तो आपके कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे आपके इन्वोक होते हैं, है ना, और एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो समझो, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि एक क्लास ली, मैंने कहा कि क्लास ली, क्लास ए, मैंने क्या ली, क्लास ए ली। ठीक, क्लास ए ली, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। मैंने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब लिख रहा हूँ ए
ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, मैंने क्लास ए ली, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिया तो मिल गया ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, उसके बाद मैंने क्या ली, एक क्लास बी ली, क्लास बी ली, इसकी सहायता से मैंने क्या कहा, एक्सटेंड किया। क्लास बी ली और क्लास बी में क्या किया मैंने, क्लास ए को, क्लास ए क्या किया, इनहेरिट किया, और इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगाया, एक्सटेंड्स। तो क्लास ए को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, और जब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर में क्या लिख दिया, एसओपी, और मैं कह रहा हूँ बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक क्लास सी ली, मैंने क्या किया, एक क्लास, मैंने क्या किया, क्लास सी ली, और क्लास सी ने क्या किया, क्लास सी ने क्या किया, इनहेरिट किया किसको, क्लास सी ने इनहेरिट किया किसको, बी को। एक क्लास सी ली, क्लास सी ने क्या किया, इनहेरिट किया किसको, क्लास बी को। अब देखो जब क्लास बी को इनहेरिट किया, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्लास सी ने भी क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्लास सी के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और यहाँ पे मैं एसओपी में कह रहा हूँ सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, अब पॉइंट समझो, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये 3 क्लास ली, उसके बाद हमने एक क्लास बनाई मेन, एक 3 क्लास ली, और 3 क्लास बनाने के बाद हमने एक मेन क्लास बनाई, मतलब मेन जो क्लास है उसके अंदर हम मेन मेथड लेके हम कॉल करवाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, एक मेन मेथड ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ले लिया, और यहाँ पे हमने कॉल करवाने की बात की, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमने एक मेन मेथड लिया, और उसके बाद मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और सी क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेरे कंस्ट्रक्टर का इनवोकेशन कैसे होगा और मेरे कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये आपको बताना है कि यहाँ पे आपका किस टाइप से कंस्ट्रक्टर का इनोवेशन होता है और फिर आपके किस टाइप से कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होता है। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, सी बी, नहीं उल्टा चलता है इसमें। देखो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का जो इनोवेशन होता है ना, कंस्ट्रक्टर जो इनोवेशन होता है वो तो आपके कंस्ट्रक्टर जो इनोवेशन होता है वो तो आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते के साथ आपकी कंस्ट्रक्टर इनोवेशन होता है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास में। इनोवेशन मतलब इनोवेशन मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कहां से हो रहे, आप कोड में जा कहां से रहे हो। इन्वोकेशन, इन्वोक कैसे हो रहा है ना, इन्वोक लिखो, इन्वोक कैसे मतलब जा कैसे रहे हो आप पहुंच कैसे रहे हो, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट तक कैसे पहुंच रहे हो। देखो हम कह रहे हैं आप जब पहुंच रहे हो तो उसकी बात कर रहे हैं, तो आपने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही सबसे पहले आपका जो कर्सर है वो सी पॉइंट पे जाएगा, सबसे पहले सी पॉइंट जाएगा। अच्छा सीम में आपके क्या ढूंढेगा, देखो दाना सीम में आपका सबसे पहले ढूंढा जाएगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है क्या, अच्छा सी में कंस्ट्रक्टर है, बिल्कुल है वैसे। अब उसके बाद चेक किया जाएगा सी क्लास ने किसी को इनहेरिट कर रखा है क्या, बिल्कुल कर रखा है, तो उसके बाद सीधा क्या करेगा, उस क्लास के पास जाएगा जिस क्लास को सी ने इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, और उस क्लास के कंस्ट्रक्टर, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर पास जाएगा, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर पास जाएगा, उस पर चेक करेगा क्या क्या बी क्लास ने किसी को इनहेरिट कर रखा है क्या, बिल्कुल कर रखा है। किसको कर रखा है, ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो फिर किसके पास जाएगा, ए क्लास पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ए के पास। तो उसके बाद यहाँ पे ए क्लास पास जाता है, चेक किया जाता है ए क्लास ने किसी को इनहेरिट कर रखा है, नहीं ए क्लास को किसी ने इनहेरिट नहीं कर रखा। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी क्लास ने, अगर आपकी किसी भी क्लास ने, जैसे सी क्लास है, सी क्लास ने बिग को इनहेरिट कर रखा है, बिग को ए ने इनहेरिट कर रखा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग के टाइम पे सबसे पहले आपका जो कर्सर है वो आपका सबसे पहले जिस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके पास जाएगा, उस पे चेक करेगा कि इस क्लास ने किसी को इनहेरिट कर रखा है क्या, अगर इनहेरिट कर रखा है तो फिर क्या करेगा, जिस क्लास को इनहेरिट कर रखा है उसके पास जाएगा, फिर उसमें चेक करेगा उसने किसी को इनहेरिट कर रखा है क्या, बिल्कुल कर रखा है, फिर उसके पास जाएगा जिसको इसने इनहेरिट कर रखा है, और एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा सुपर मोस्ट क्लास से। ना कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन हमेशा और हमेशा सुपर मोस्ट क्लास से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है ये आपके कर्सर को, ये आपके धन्ना, ये आपके कर्सर को आपके एक क्लास से दूसरी क्लास तक पास कर रहा है, इसका तो इसका मतलब कह रहा है इनोकेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन रियल में आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से हो रहा है ना, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा और हमेशा आपके सुपर क्लास से होता है। अगर एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, दूसरी ने तीसरी क्लास को इनहेरिट कर रखा है,
एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा आपकी सुपर क्लास से होता है। जैसे ही आप क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हो, आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा और हमेशा आपकी सुपर क्लास होता है। इसका मतलब सबसे पहले देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका एग्जीक्यूशन किस करेगा? ए के कंस्ट्रक्टर करेगा। सेकंड प्रायोरिटी आप किस करेगा? बी के कंस्ट्रक्टर करेगा। और थर्ड प्रायोरिटी किस करेगा? सी कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब अगर इसकी आउटपुट की बात करूंगा, है ना, अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूंगा, तो आउटपुट क्या आएगा? ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर आएगा बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर आएगा सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर आएगा सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो आपके ध्यान में, आपको एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन हमेशा और हमेशा सुपर मोस्ट क्लास से स्टार्ट होता है। और सुपर मोस्ट क्लास के अंदर एग्जीक्यूशन में आपके जो सबसे पहले आपके एग्जीक्यूशन के लिए आपके होता है, वो सबसे पहले होता है स्टैटिक ब्लॉक। अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो स्टैटिक ब्लॉक को कर देगा, इंस्टेंस ब्लॉक है तो इंस्टेंस ब्लॉक कर देगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कर देगा। क्या? हाँ, वो तो जो पहले बता दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? सुपर मोस्ट क्लास से। हाँ जी, उतारो इसको, ये उतारो। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन आपके सुपर मोस्ट क्लास से स्टार्ट होता है। ये आपको अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि इस कंसेप्ट के बेस पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली आगे है ना। नहीं, ऊपर से स्टार्ट, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा सबसे सुपर मोस्ट क्लास से। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर में आके चेक करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं। जरूरी नहीं है डिफॉल्ट हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अगर सी के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट सी के अंदर क्या होता? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता। अगर यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होता ही होता। ना, अगर आपके सी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता? ए से, सुपर क्लास होता। क्यों? क्योंकि सी क्लास में अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कंपाइलर क्या करेगा? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप बना देगा। सारा ऑब्जेक्ट के बेस पे ही सब कुछ चलता है, सारी कहानी। ऑब्जेक्ट आप कहां के बना रहे हो? अगर बी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हो यहां पे, तो सिर्फ क्या होगा? ए और बी का कॉल होगा। ऑब्जेक्ट का ही पूरा गेम है मेन। अगर आपने कहीं भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया, तो फिर आपको सुपर के थ्रू कॉल करवाना पड़ेगा उसे, नहीं आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अगर आपने कहीं भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया, तो सुपर के थ्रू उसका कॉल करवाना कंपलसरी है, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। इसका बाद यूज ही सुपर करूंगा, इसके बाद अगला कीवर्ड ही सुपर आ रहा है, इसके बाद जस्ट अगला कीवर्ड ही सुपर आ रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आपको दो चीज समझ रहे हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन जो हो रहा है वो आपके नीचे से ऊपर हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? ऊपर से नीचे, है ना। इन्वोकेशन हमेशा कंस्ट्रक्टर का बेस क्लास से सुपर क्लास तरफ बढ़ता है। इसका मतलब आपके चाइल्ड से पेरेंट तरफ बढ़ता है, बट एग्जीक्यूशन पेरेंट से चाइल्ड तरफ आता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है इसमें। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अच्छे से बता देता हूं एक बार। देखो, इन्हीं चीजों को डायग्राम शायद बता देता हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में तीन क्लास है,
मैं कह रहा हूँ हमारे पास 3 क्लास है, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है। हमारे पास 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास क्लास ए है, क्लास ए, और क्लास ए के अंदर एक कोई कंस्ट्रक्टर है। ठीक, क्लास ए का कोई कंस्ट्रक्टर है ना। ठीक है, एक मैं कह रहा हूँ इसके अंदर एक क्लास बी है, क्लास बी है, और क्लास बी के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है उसका। ठीक, और यहाँ मैं कह रहा हूँ क्लास सी है, क्लास सी है, इसमें भी क्लास सी का कंस्ट्रक्टर है। देखो क्लास सी का कंस्ट्रक्टर है या नहीं उस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता, ये चीज में ध्यान रखना है। अब क्या कर रखा है, क्लास ए ने, देखो क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, और क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट कर रखा है। क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट कर रखा है। नहीं, ये इनहेरिट हो रही है, ये इनहेरिट हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके एक्सटेंड हो रहे हैं, एक्सटेंड्स यहाँ पे हो रहे हैं, और आपके एक्सटेंड्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर का जो इन्वोकेशन होता है ना, वो तो ऊपर तरफ होता है। इसका मतलब या मैं कह रहा हूं कि आपका कंस्ट्रक्टर का जब आपके कंस्ट्रक्टर के लिए आप स्टार्ट करते हो तो कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन हमेशा किस तरफ से होता है, चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट। लेकिन कंस्ट्रक्टर का जो एग्जीक्यूशन होता है, कंस्ट्रक्टर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा किससे होता है, कंस्ट्रक्टर का जो एग्जीक्यूशन होता है हमेशा किससे होता है ना, कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन हमेशा और हमेशा पेरेंट से चाइल्ड की तरफ होता है ना, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ होता है। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट तो हमेशा कहां से होता है, पेरेंट से चाइल्ड तरफ, लेकिन इन्वोकेशन कहां से होता है आपका, आपके चाइल्ड से पेरेंट की तरफ। ठीक है, आप बढ़ते तो ऐसे हो ऊपर तरफ, लेकिन आप एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करते हो, आप सबसे सुपरमोस्ट क्लास पे जाके आप एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना स्टार्ट करते हो। इसका मतलब है आपके प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप डायरेक्टली किस क्लास पे पहुंच जाते हो, किस पे, अरे आपकी क्लास के अंदर, आपकी एक ही क्लास है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तब भी आप किस क्लास पहुंच जाते हो, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट क्लास तक पहुंचते हो आप ऑब्जेक्ट क्लास तक पहुंच जाते हो। क्या चीज, अभी 31 का जो एग्जाम ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं, देखो हर चीज को मैं मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्टली, मतलब होता है ना कि एक जो होता है ना कि कोई भी कंसेप्ट है उसको बिल्कुल फैक्चुअल आप तक डिलीवर कर रहा हूं। अब आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपकी रैम का जो डेटा है उसको 4-5 घंटे पढ़ के और सेकेंडरी मेमोरी में अभी से स्टोर करते रहो, क्योंकि अगर ज़्यादा डिले कर दोगे तो रैम का डेटा उड़ जाएगा, है ना, और रैम का डेटा उड़ने के बाद में अगर दोबारा में से पढ़ने आओगे तो फिर अगले अगले बैच की फीस भी डबल लेके रखूंगा आपसे। रैम तो आप राइसर प्लस जाकर नई परचेज कर लो और लगा लो अपने दिमाग में, रैम तो मिल जाती है नई, एक्सटेंड कर लो अपनी रैम को। प्रोसेसर अगर वीक हो तो फिर एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपना प्रोसेसर चेंज करवा लो। प्रोसेसर वीक है तो फिर बादाम खाया करो, और तो क्या ही करे। अच्छा चलो एक छोटा सा, अब छोटा, चलो एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर का जो इन्वोकेशन होता है वो तो आपके आपके सबसे पहले आपके चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की तरफ बढ़ता है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा और हमेशा कंस्ट्रक्ट कहां से होता है, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। तो इसको वर्ड में लिखवाने जरूरत थोड़ी है, ये डायग्राम समझ गए ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में हमने क्या किया, एक पॉइंट समझना, इसमें मैं 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलूंगा, एक पहले नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी फिर हाई कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, और मैं कह रहा हूं एसओपी के अंदर कह रहा हूं ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, एक मैंने स्टैटिक ब्लॉक ले लिया।
एक मैंने क्या ले लिया, स्टैटिक ब्लॉक, एक कंस्ट्रक्टर और एक साथ में एक स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर के साथ में स्टैटिक ब्लॉक ले लिया, और स्टैटिक ब्लॉक में ले लिया, मैं कह रहा हूँ ए स्टैटिक कोल्ड, ए स्टैटिक कोल्ड, ठीक है। इंस्टेंस ब्लॉक यहीं पे ले लूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्टैटिक ले लो अभी, नहीं नहीं अभी स्टैटिक ले लेता हूँ, इंस्टेंस लूँगा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ले लूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंस्टेंस ले लेता हूँ, इंस्टेंस ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एसओपी में ए इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, ए इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, ठीक है, ए इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड। ना मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर लिया, मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक लिया, मैंने एक इंस्टेंस ब्लॉक लिया, ना आपको सेपरेट कर देता हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्टर ले रखा है, ना ये मैंने कंस्ट्रक्टर ले रखा है, ये मैंने स्टैटिक ब्लॉक ले रखा है, और ये मैंने इंस्टेंस ब्लॉक ले रखा है। इस क्लास में तीनों मेंबर हैं, कंस्ट्रक्टर भी है, स्टैटिक ब्लॉक भी है, और इंस्टेंस ब्लॉक भी है, ये तीनों मेंबर है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ मैंने क्लास बनाई क्लास बी, मैं कह रहा हूँ मैंने क्लास बनाई क्लास बी, और क्लास बी मैं कह रहा हूँ एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्लास बी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक्सटेंड किस कर रहा हूँ, एक को, एक्सटेंड किस कर रहा हूँ, एक को। देखो मैंने क्लास बी बनाई, क्लास बी के अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, एक को। अच्छा उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्लास बी के अंदर मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, और कंस्ट्रक्टर मैं कह रहा हूँ भाई आपके बी कंस्ट्रक्टर कोल्ड है ना, तो मैं कह रहा हूँ बी कंस्ट्रक्टर कोल्ड, बी कंस्ट्रक्टर कोल्ड, ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ स्टैटिक ब्लॉक ले लिया यहाँ पे, नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ स्टैटिक ब्लॉक ले लिया, स्टैटिक ब्लॉक ले लिया। अब देखो स्टैटिक ब्लॉक लेने के बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके एसओपी, और एसओपी के अंदर मैंने क्या क्या ले लिया, बी स्टैटिक कोल्ड, बी स्टैटिक कोल्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस ब्लॉक ले लिया, और मैं कह रहा हूँ इसमें बी इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, बी इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, ठीक है, ये हो गया। और इस क्लास को मैंने बंद कर दिया, है ना। इसमें मैंने तीन मेंबर ले रखे, इसमें तीन मेंबर क्या, कौन, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अब मैंने बी क्लास को, देखो मेन के अंदर मैंने बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, मेन के अंदर मैंने क्या बना दिया, बी क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया ऐसे। अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, इस क्लास में इस ऑब्जेक्ट बनने के बाद में इन क्लास का आउटपुट सीक्वेंस बताना है, और परफेक्ट आउटपुट सीक्वेंस बताने वालों को पक्का से चॉकलेट दूंगा। राहुल पहले ला के रख ले, पहले मंगवा के रख लेता हूं, ठीक है, पक्का से चॉकलेट दूंगा। आपको यहां पे क्या करना है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बताना, परफेक्ट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बताना है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन देने के बाद चॉकलेट वाला वो ऑप्शन वो खत्म हो जाएगा। परफेक्ट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बताना, आपको एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होगा। यहां पे हमने क्या किया है, क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर भी ले लिया, मैंने स्टैटिक भी ले लिया, मैंने इंस्टेंस ब्लॉक भी ले लिया, स्टैटिक ब्लॉक भी ले लिया, कंस्ट्रक्टर भी ले लिया, और क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, और क्लास बी के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, क्लास बी के अंदर भी स्टैटिक ब्लॉक है, क्लास बी के अंदर भी आपका इंस्टेंस ब्लॉक है, और क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो यहां पे आपको आउटपुट सीक्वेंस बताना है, आउटपुट सीक्वेंस क्या होगा, व्हाट इज द एग्जैक्टली आउटपुट सीक्वेंस। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक काम करो कॉपी में लिख लो, सबसे बेस्ट आप अपनी खुद की कॉपी में लिखो, सेल्फ कॉपी में लिखो। जी ऑब्जेक्ट बनते ही सारा काम हो जाता है, रेफरेंस जरूरत ही नहीं, स्टोर करने की जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्ट बनते ही सारा काम हो जाता है। स्टोर क्यों करवा, जरूरत ही नहीं स्टोर करवाने की, स्टोर करवाने की जरूरत ही नहीं है। देखो चॉकलेट क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सोच समझ के सोल्व किया करो यार, चॉकलेट क्वेश्चन है इतना इजी थोड़ी होगा, चॉकलेट क्वेश्चन इतना इजी, बी स्टैटिक ना ना, कुछ लिख ले इसमें, इसमें लिख ले इसमें, हो गया।
देखो आपको हर एक पॉइंट मैंने आपको इनवोकेशन आपको इसलिए बताया था, इनवोकेशन आपको इसलिए बताया था कि आप सीख जाओ चीजों को। इनवोकेशन आपको इसलिए बताया चीजों को सीख जाओ आप। जी 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 जी, सही पहुंचे हो लेकिन थोड़ा सा गलती कर दी। सही पहुंचे हो लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी ना। सही पहुंचे हो लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी। एक एक ही ऑप्शन मिलता है, एक बार ही आपको ऑप्शन मिलता है। अब भी सही नहीं कर रहे। हाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से टिप्पणी? सही है सही है। राहुल, राहुल टॉफी लेके आ जल्दी से भाग के। नहीं नहीं ना। बी स्टैटिक कोल्ड ना। ना 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 ना। परफेक्ट 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 परफेक्ट। हम्म परफेक्ट। ए स्टैटिक कॉल, बी स्टैटिक कॉल, ए इंस्टेंस कॉल, ए कंस्ट्रक्टर कॉल। परफेक्ट। सही है सही है सही है सही है। ए स्टैटिक कॉल, बी स्टैटिक कॉल, ए इंस्टेंस कॉल, ए इंस्टेंस कॉल, ए कंस्ट्रक्टर कॉल, ए ब्लॉक कॉल। हाँ जी हाँ जी, सही है। चलो ठीक है आ जाओ। ओके ओके। अरे तो मंगवा रहा हूँ, रोको तो शुरू। मंगवा रहा हूँ। राहुल एक पार्टी हो गई इन सब के ना, सब ने सही किया है, अच्छी बात है। चलो तो सबकी सही होगी, पार्टी कर देंगे फिर। अब देखो सुनो, यहाँ पे हमारे पास इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमें सबसे बेस्ट क्या है कि यहाँ पे जो आपका इन्वोकेशन होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, उसको समझना है बस। इन्वोकेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसको समझना है बस। अगर आप वो समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। वो समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते के साथ सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? बी क्लास पर जाएंगे। लेकिन बी क्लास के बाद जाने के बाद हम बी क्लास के कंस्ट्रक्टर्स किसके पास जाएंगे? ए क्लास के पास जाएंगे और ए क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। ए क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान, जब ए क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ए क्लास आपके सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने में सबसे पहले आपके ए क्लास आएगी, है ना। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने में सबसे पहले कौन सी क्लास आएगी? ए क्लास। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? ए क्लास आएगी, सबसे पहले क्या कहोगे, है ना। इसका आउटपुट में लिख देता हूं साइड में, यहां पे लिख देता हूं साइड में। आपका इसका आउटपुट साइड में लिखता चल जाता हूं। देखो सबसे पहले ए क्लास एग्जीक्यूशन में आई, सबसे पहले ए क्लास एग्जीक्यूशन में आई, तो यहां पे आपका आउटपुट आएगा ए स्टैटिक कोल्ड। ए स्टैटिक कोल्ड सबसे पहले कौन सी आई? ए क्लास एग्जीक्यूशन में आई। लेकिन एक पॉइंट समझो, देखो ए क्लास एग्जीक्यूशन में आई सबसे पहले, बी क्लास भी एग्जीक्यूशन में आई है, बी क्लास भी एग्जीक्यूशन में आ चुकी है। तो इसलिए बी क्लास का क्या हो जाएगा? बी क्लास का भी बी स्टैटिक कोल्ड, है ना। बी का भी स्टैटिक कोल्ड हो जाएगा। अब स्टैटिक की कहानी खत्म, अब स्टैटिक कहानी खत्म। अब उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन आपका कहां से? ऐसे चलेगा। एग्जीक्यूशन तो ऐसे चलेगा क्योंकि ये दोनों स्टैटिक इसलिए कॉल हुए हैं क्योंकि ये मेमोरी में आ चुकी, है ना। दोनों इसलिए कॉल हुए स्टैटिक क्योंकि दोनों क्लास मेमोरी में आ चुकी है। क्योंकि हमने सीधी सी बात है मेमोरी में ला चुके दोनों क्लास को। मेमोरी में लाने का मतलब है स्टैटिक ब्लॉक तो आप कॉल होगा ही होगा। और किस सीक्वेंस में होगा? सुपर क्लास से सब क्लास तरफ। तो सुपर क्लास से सब क्लास तरफ जितने भी स्टैटिक ब्लॉक है सारे कॉल हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद अब ए क्लास का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो ए क्लास के एग्जीक्यूशन में दो चीज बच गई। क्या क्या बच गई? इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो पहले कौन कॉल होगा? पहले इंस्टेंस ब्लॉक। तो ना उसके बाद क्या होगा? ए इंस्टेंस ब्लॉक कॉल्ड। फिर क्या होगा, है ना, एक का पूरा एग्जीक्यूशन चलेगा। फिर क्या होगा? ए, है ना, एक का चलेगा पहले ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर क्या होगा? फिर बी पे आ जाओ। अब देखो बी का स्टैटिक ब्लॉक तो कॉल कर लिया, अब बी का क्या होगा? बी इंस्टेंस ब्लॉक कॉल्ड, और फिर क्या होगा? बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इसका मतलब जावा तो आप सीख गए।
ये अगर एग्जीक्यूशन आ गया जावा के अंदर, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस तो सीख गए एटलीस्ट आप, है ना। ये इसका परफेक्ट आंसर है, ये इसका परफेक्ट आंसर, नोट डाउन कीजिए फटाक से। हाँ हाँ, इन्वोकेशन चाइल्ड टू पेरेंट होता है, मतलब आपकी क्लास एग्जिस्टेंस में आनी स्टार्ट होती है, पेरेंट टू चाइल्ड। नहीं, वैसे नहीं होता। रीजन ये होता है कि सबसे पहले हमें जो आपके पेरेंट्स होते हैं उसको हमें सबसे पहले एग्जिस्टेंस में लाना होता है, क्योंकि उसके मेंबर को इनहेरिट किया जाता है नीचे वाले मेंबर, नीचे वाली क्लास के द्वारा। तो इसलिए सबसे पहले उनको लेके आओ, क्योंकि उनका अपने नीचे काम में ले रखा है। भाई सीधी सी बात है, आप जैसे एक स्टूडेंट का सर ये ऐसा रीजन है क्यों, ऐसा रीजन है क्यों, तो इसका ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि पेरेंट क्लास के मेंबर्स को चाइल्ड ने इनहेरिट किया है। तो पहले पेरेंट क्लास के जो मेंबर है उनको मेमोरी में लेके आओ, उनको मेमोरी में लेके आओ, उसके बाद चाइल्ड को लेके आओ। क्यों? क्योंकि चाइल्ड तो पेरेंट को यूज कर रही है, तो आप चाइल्ड अगर पेरेंट को यूज कर रहे हो तो चाइल्ड आपके ढूंढेगी तो कहां ढूंढेगी फिर? तो पहले पेरेंट वालों को लेके आओ फिर चाइल्ड को लेके आओ। इसलिए इसका एजुकेशन स्टार्ट कहां से होता है? हमेशा ऊपर से, है ना। इसीलिए आपको फर्स्ट डे से मेमोरी के साथ पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट डे से जावा आपको मेमोरी के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का प्रॉपर सीख लो। जावा देखो सीखना, जावा बहुत आसान है, क्योंकि जावा सच में, जावा बाकी लैंग्वेज कंपैरिजन में बहुत इजी। जावा मतलब सी प्लस प्लस में तो बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। जावा में कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस जावा में तो इतना सा है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ो उनको मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते चले जाओ कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, बस फिर आप जावा में हर चीज को परफेक्टली सीख जाओगे। चॉकलेट लिया है सच में इतना फास्ट? चॉकलेट से पार नहीं पड़ेगा, वो तो और कुछ खिलाना पड़ेगा। वो तो काफी आंसर सही हो गए, तो दो चॉकलेट से पार नहीं पड़ेगी, अब ज्यादा आंसर सही है अब। समझदार तो हो गए आप। खुद से बना लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। देख कितना अच्छा ऑप्शन है। एक बार इन दोनों पॉइंटों का ना, इन दोनों पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद सुपर कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दिस जैसे दिस पढ़ा था वैसे हम सुपर पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बार दोनों पॉइंटों को देख लेते हैं कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो परफेक्टली आपके सही है या नहीं है। दोनों पॉइंटों को देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल की सहायता से, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे सुपर कीवर्ड। ऑनलाइन वाले जितने सही हुए उनकी, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है सही आंसर देते हैं, आप लिखते रहा करो अपनी चॉकलेट कॉपी में ही, जो नोटबुक है उसी में लिखते रहा करो। पर जिस दिन मेरे पास आओ ना यहाँ पे, उस दिन एक साथ लेके जाना सारी। वो तो उससे पहले क्यों बुलाऊंगा, उससे पहले ऑनलाइन वाले बुलाऊंगा क्यों? सिलेक्शन के बाद ही बुलाऊंगा। तो ध्यान, यहाँ पे आपका एजुकेशन सीक्वेंस जो है वो आपका परफेक्टली एजुकेशन सीक्वेंस जो आपका दिखाया गया, ये आपका एजुकेशन सीक्वेंस है। ठीक है डन। देखो तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट था, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ मेंबर लेते हैं। यहाँ पे क्लास के कुछ मेंबर लेते हैं हम। देखो यहाँ मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर वाला हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था। अच्छा प्राइवेट मेंबर वाला बताओ एक बार, जिसमें कह रहा हूँ क्लास है, ठीक है। तो एक बार प्राइवेट मेंबर वाला बता देता हूँ, जिसमें कह रहे इंटीजर, अरे यार इंटीजर ए इक्वल टू, जिसमें ले लिया 10, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ पब्लिक इंटीजर बी इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया 20 ले लिया। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रोटेक्टेड इंटीजर
सी इक्वल टू मैंने 30 ले लिया, और फिर कर लिया प्राइवेट ले लिया, प्राइवेट इंटीजर डी इक्वल टू क्या ले लिया 40 ले लिया। ठीक है, अब देखो इनको मैंने क्या किया, 4 मैंने मेंबर लिए क्लास में, और इस क्लास को मैंने दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लिया। मैं क्लास ले रहा हूँ बी, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास एक को। ठीक है, तो क्लास बी ने क्या कर रखा है ना, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है। इसका मतलब ये सारे के सारे मेंबर क्लास बी के पास आ चुके हैं, किसको छोड़कर, प्राइवेट को छोड़कर, एक्सेप्ट प्राइवेट आपके ऑल मेंबर आपके आ चुके हैं। तो इनको चेक कैसे करवाएं, तो मैं एक जैसे मेथड लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले नाम का मेथड लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपके इनको प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखो एक को प्रिंट कर देखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे बिग को प्रिंट कर देखूंगा तो भी कोई एरर नहीं आएगी, बी भी प्रिंट हो रहा है आपका, एरर नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे सिक को प्रिंट कर देखूंगा तो भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि सिप भी आपका इनहेरिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं आपके डिग को प्रिंट कर देखना चाहूंगा तो आप क्या जाएगी, एरर, क्या जाएगी, एरर। देखो डी आपका क्या हो चुका, रेड हो चुका। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कहा मैंने बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू बी, ठीक है, और डॉट किससे, डिस्प्ले, डॉट डिस्प्ले, तो डायरेक्टली कॉल करवा दो ना भाई, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डॉट डिस्प्ले, डायरेक्टली कॉल करवा दो, क्योंकि एक ही मेथड कॉल करवाना है। ठीक है, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली मैंने डिस्प्ले को कॉल करवा दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वजह से एरर आ जाएगी आपके डी, ना डी आपका कैसे है, प्राइवेट मेंबर है, तो डी आपका प्राइवेट मेंबर है, इस वजह से यहाँ पे आपकी एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे समझो आप कि डी प्राइवेट मेंबर होने की वजह से आप क्या आ जाएगी, एरर। तो कह रहे हैं कि डी हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए, आपके डी है जो प्राइवेट है, आपका डी है वो प्राइवेट है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, गलत बात है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, इस स्टेटमेंट हटा दीजिए, आपका कोड परफेक्टली चल जाएगा, आपका कोड परफेक्टली 10 20 30। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट मेंबर आपके इनहेरिट नहीं हो सकते, प्राइवेट मेंबर आपके इनहेरिट नहीं हो सकते, चाहे वो प्राइवेट फिर आपका, चाहे प्राइवेट वेरिएबल हो, चाहे आपका प्राइवेट मेथड हो, आपके इनहेरिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, एक प्राइवेट मेंबर साथ कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट नहीं होते हैं ना, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकते आपके ना, ये भी ध्यान रखना है, लिखवाऊंगा वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे चेंज किया इसको, और चेंज करके मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टर वाला कंसेप्ट देख रहा हूँ, जिसमें कह रहा हूँ मैंने क्या किया, क्लास ए, और क्लास ए के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्ट ले लिया, एक कंस्ट्रक्ट ले लिया है ना, क्लास ए के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्लास ए के अंदर कंस्ट्रक्टर लिया, ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर मैं कह रहा हूँ क्लास बी, और क्लास बी ने इनहेरिट कर रखा है किसको, क्लास ए को। ठीक है ना, क्लास बी है, क्लास बी ने इनहेरिट किसको कर रखा है, क्लास ए को, और क्लास बी के अंदर भी कंस्ट्रक्टर ले लिया, क्लास बी के अंदर क्या ले लिया, कंस्ट्रक्टर ले लिया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, और यहाँ बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर मैं कह रहा हूँ क्लास सी, और इसने इनहेरिट किसको कर रखा है, बी को, इनहेरिट किसको कर रखा है, बी को, है ना, इसने इनहेरिट किसको कर रखा है, बी कर रखा है। अब यहाँ पे बी को इनहेरिट करने के बाद में जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सी का मैंने क्या ले लिया, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, और मैं कह रहा हूँ कि सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है भाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, समझ गए ना, क्लास ए के अंदर आपका एक कंस्ट्रक्टर है, क्लास बी ने इनहेरिट कर रखा है क्लास ए को, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है, क्लास सी ने इनहेरिट कर रखा है क्लास बी को, क्लास सी का कंस्ट्रक्टर है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ, क्लास सी का। वैसे आप जस्ट ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दो, क्योंकि जस्ट आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है। तो मैंने क्लास सी क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपका आउटपुट किस रूप में आएगा, ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो इनवोकेशन तो आपका नीचे से ऊपर चलता है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट आप कहाँ से होता है, ऊपर से। व्हाट इज आउटपुट, ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और सी कंस्ट्रक्टर। तो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा और हमेशा किससे होता है, सुपर क्लास से होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा और हमेशा सुपर क्लास से होता है। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या किया, ये तो आपके सिंपल बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमने क्या किया, ए क्लास में क्या ले लिया, एक स्टैटिक ब्लॉक ले लिया। ए क्लास में क्या किया, एक स्टैटिक ब्लॉक ले लिया, ये स्टैटिक ब्लॉक। और यहाँ मैं कह रहा हूँ ए स्टैटिक कॉल्ड,
अच्छा, एक क्लास के अंदर मैंने क्या ले लिया, एक इंस्टेंस ब्लॉक ले लिया, है ना, एक इंस्टेंस ब्लॉक ले लिया। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक क्लास के अंदर एक तो स्टैटिक ब्लॉक ले लिया और एक क्या ले लिया, इंस्टेंस। और मैं कह रहा हूँ ए इंस्टेंस कोल्ड, ठीक है। ए में क्या ले लिया, एक तो स्टैटिक ले लिया, एक इंस्टेंस ब्लॉक ले लिया, ठीक है। इसी टाइप से सेम मैंने क्या कर दिया, बी में ले लिया, सेम मैंने क्या ले लिया, बी में ले लिया, ठीक है। सी को हटा देंगे, तीनों ले तो तीनों भी ले सकते हो ना, तीनों भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो से समझ जाओगे तो पता लग जाएगा आपको। स्टैटिक और यहाँ पे इसके अंदर मैं कह रहा हूँ बी स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, एक बी का एक इंस्टेंस मेथड नहीं ब्लॉक, एक इंस्टेंस ब्लॉक ले लिया। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बी ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, क्लास से को हटा, दो क्लास से समझ जाएंगे इस चीज को। तो यहाँ पे समझो, एक क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास के अंदर ये स्टैटिक क्या है, ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक है। एक क्लास के अंदर ये इंस्टेंस ब्लॉक है। बी क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर, बी क्लास के अंदर ये स्टैटिक ब्लॉक, बी क्लास के अंदर ये इंस्टेंस ब्लॉक। अब इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, जो आपने लिखा था वो सेम एग्जीक्यूशन आपका मिलेगा, जो आपने लिखा था वो सेम। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बी कर दो इसकी जगह, ठीक है। इसे क्या कर दो, बी कर दो। अब आपने जो लिखा था वो सेम डिट्टो मिलने वाला आपको, देना जो आपने लिखा था वो डिट्टो मिलने वाला। क्या हुआ, देखो, ए स्टैटिक कॉल्ड, बी स्टैटिक कॉल्ड, ए इंस्टेंस कॉल्ड, ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बी इंस्टेंस कॉल्ड, बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। समझ में आया, समझ में आया, तो ना ये आपका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है। अगर आपके सारे के सारे सब कुछ है तो अगर आप ये समझ गए तो डेफिनेटली आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस तो समझ चुके होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट का ये आंसर सही होगा, इसका मतलब जेवीएम का परफेक्टली जो है ना, जो आपका जेवीएम चलता है ना, वो धीरे धीरे चिट्टी बन के चलता है, वो आप चलना सीख चुके हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका परफेक्शन आ जाता है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ चीजें अब नहीं बची, क्योंकि आपने स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना सीख लिया आपके इनहेरिटेंस में, है ना। इस टाइप से आपका जो जावा का प्रोग्राम होता है वो जेवीएम के द्वारा आपके रन किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें एक बेसिक कंसेप्ट ये था कि आप जो इंस्टेंस ब्लॉक कॉल कर रहे थे ना, उस टाइम आप कंफ्यूज हो रहे थे, इंस्टेंस ब्लॉक कॉल में आप कंफ्यूज हो रहे थे। समझ में आ गया अब कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, वो समझ आ गया। अच्छा, अब कहानी स्टार्ट होती है सुपर कीवर्ड की, और सुपर कीवर्ड की कहानी स्टार्ट क्यों होती है उसका रीजन बताता हूं। मान के चलो कि ए क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना है। ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना है। अब इसके अंदर पैरामीटर पास करने की जिम्मेदारी किसकी है, ए क्लास सुपर क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और जिसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है। तो इस पैरामीटर को पास करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कब करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कब करते हैं, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। जब कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन कर रहा है, किस क्लास का हो रहा है ना, बी। तो बी क्लास की जिम्मेदारी है। अब बी क्लास के पास एरर मिलेगी आपको, देखो ये एरर रही, बी क्लास के पास एरर है। बी क्लास की जिम्मेदारी है कि पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएं, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, और ए क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए ए का जो कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी क्लास की जिम्मेदारी है कि ए क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करवाएं। तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से पास कर देते हैं, हम यहाँ से पास कर देते हैं, कर सकते हो, नहीं, यहां से पास करोगे तो यहां से तो आपके बी क्लास में जाएगा, यहां से तो आपके बी क्लास में जाएगा। अगर हाँ उल्टा केस होता, अगर उल्टा केस होता कि यहाँ पे आपके पैरामीटर नहीं होता, यहाँ पे आपके पैरामीटर नहीं होता और आपके पैरामीटर यहाँ पे होता, आपके यहाँ पे पैरामीटर होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऑब्जेक्ट बनाते समय, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आप पैरामीटर पास कर दो, आप पैरामीटर पास कर दो।
तो ये पैरामीटर पास हो जाता है और ये प्रोग्राम आपका परफेक्ट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये बाकी सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ एक बार मैं, अब ये स्टैटिक और इंस्टेंस ब्लॉक हटा देता हूँ, ठीक है, इसका यूज हमने बता दिया। अब कहानी इस पे आ जाती है, सिर्फ दो चीज़ों पे कहानी आ जाती है, इन पे सीखते। ये एग्जीक्यूशन सिखाना था आपको, ये सिखा दिया मैंने। देखो अब यहाँ पे आपके चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका एक आर्गुमेंट है जो कि आपके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते समय आपने पास कर दिया, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब मान के चलो चाइल्ड क्लास में भी है, पेरेंट क्लास में भी है, मान के चलो चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में दोनों में है। अब क्या करें? अब आपकी चाइल्ड क्लास की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएं, है ना। यहाँ पे अगर इसको चलाओगे तो एरर है आपके, यहाँ पे चलाओगे क्या है एरर, क्या है एरर है कि आपके जो एक्चुअल और फॉर्मल जो आपके आर्गुमेंट लिस्ट है वो आपके अलग है, वो आपके अलग अलग है। एक्चुअल और आपका फॉर्मल जो आपका आर्गुमेंट लिस्ट है आपके अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे हमारे पास में अब आपके अगर पेरेंट क्लास में कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, अगर पेरेंट क्लास में कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो फिर चाइल्ड क्लास की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करवाएं। तो ये कॉल कैसे करवाएं? तो ध्यान, यहाँ पे अब आपके स्टार्ट होता है सुपर कीवर्ड की खासियत। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे सुपर कीवर्ड से, ये क्या करेगा, ये सुपर कीवर्ड से ये आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा देगा, है ना। अब ये क्या करेगा, सुपर कीवर्ड से इस कंस्ट्रक्टर कॉल करवा देगा। और अगर यहाँ पे आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो वैल्यू प्रिंट करवा के देख लो, इसमें एक की वैल्यू प्रिंट करवा लो। अब क्या होगा, कॉल तो सबसे पहले स्टार्ट तो यहाँ से होगा आपका एग्जीक्यूशन, है ना। एग्जीक्यूशन स्टार्ट तो आपके सुपर क्लास से होगा, बट सब क्लास की जिम्मेदारी थी कि वो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास करवा के कॉल करवाएं। तो सुपर कीवर्ड का यूज में हम पहला यूज देखेंगे कि आपके सब क्लास के कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर सकता है। अगला यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो सुपर कीवर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, यहाँ नहीं लिख सकते आप, जैसे दिस पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, यहाँ नहीं लिख सकते आप, गलत चीज़ है, यहाँ लिख सकते, ये गलत है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट में कह रहा हूँ, ये नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा हूँ। अच्छा, ये तो क्या हो गया, आपके कंस्ट्रक्ट वाली बात होगी। देखो इनको लिखवाएंगे पहले, अब वो तो प्रोग्राम करने वाले लगे थे इसलिए मैंने दिखा दिया आपको सारे। जैसे मान के चलो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि सुपर क्लास में हमने एक इंटीजर ए ले लिया, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। और सब क्लास में हमने क्या ले लिया, एक इंटीजर ए ले लिया, इसके अंदर क्या ले लिया हमने, 20 ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है। अब हमने कह रहे हैं कि यहाँ पे void m1 नाम का एक मेथड ले लिया, और जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैंने void m1 नाम का मेथड लेके और मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्रिंट करवाया इसको, एक को प्रिंट करवाया, एक को। अब मैं चाह रहा हूँ प्रिंट ए में मेरा ऊपर वाला प्रिंट हो जाए और नीचे वाला प्रिंट हो जाए। एक को 2 बार प्रिंट करवाया, है ना। एक को जब मैं 2 बार प्रिंट करवाता हूँ तो अब इस टाइम दोनों ए में प्रिंट कौन सा होगा, 20 होगा, ऊपर वाला होगा, है ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, क्लास बी का ऑब्जेक्ट न्यू बी डॉट क्या m1। अब इसमें मैंने क्या किया है कि बी क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया और सेम वेरिएबल मैंने ए क्लास में ले लिया, एक वेरिएबल बी क्लास में लिया, एक वेरिएबल ए क्लास में लिया, है ना। दोनों के दोनों क्लास में सेम नाम का वेरिएबल है, तो होगा क्या कि बी क्लास के वेरिएबल के द्वारा ए क्लास के वेरिएबल को हिडन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दोनों ही केस में क्या होगा, आपके 20 प्रिंट होगा, दोनों ही केस में आपके 20 प्रिंट होगा। तो सुपर क्लास के वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे क्या लगाओ, सुपर डॉट, क्या लगाओ, सुपर। अब इसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ए जो है वो सुपर क्लास से प्रिंट करवाना है, ए जो है वो सुपर क्लास से प्रिंट करवाना है। अब आपके सुपर क्लास से प्रिंट हो जाएगा और आपकी क्या जाएगा, 10 आ जाए, आप क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेथड की बात करेंगे, मेथड यहाँ पे मेथड की बात करेंगे, वो सारी चीज़ सीखेंगे, ठीक है। मेथड की बात करेंगे, वो सारी चीज़ सीखेंगे सुपर के बेस पे, वो भी सारी चीज़ देखेंगे। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिस बताया था, ऐसे मैं सुपर से जो काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सुपर से काम मैं क्यों कर पा रहा हूँ सुपर से काम।
तो इसके पास है क्या कि सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। जो सुपर होता है उसके पास सुपर क्लास का रेफरेंस होता है सभी का, है ना, एक का नहीं सबका होता है, जितनी सुपर तक है, क्योंकि इससे ऊपर तक भी कॉल करवा देगा इससे। जैसे मान के चलो कि आप मैंने सुपर डॉट ए लिख दिया, जैसे 3 क्लास हैं ए बी सी, और उसमें बीच वाली क्लास में नहीं है, ऊपर वाली क्लास में है, तो उसको करवा देते हैं कॉल। ये कल की क्लास में देखेंगे इसको परफेक्टली, कल क्लास समझेंगे। एक से ज्यादा क्लास में भी आपके कॉल होता है, वो सारी चीज कल क्लास देखेंगे। तो कॉपी बंद नहीं करनी, आज क्लास में और कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू ले लेता हूं, उसके बाद कल की क्लास में देखेंगे आगे कंसेप्ट को। समझो देखो पॉइंट। आज की क्लास में हमने जस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा है कि एक किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्वायर करना इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है। इसका मतलब एक क्लास के अंदर आपने जो लिख रखा है, जो आपने पहले जो आपने काम कर रखा है, उस कार्य को आप दोबारा ना करके उस कार्य को आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी क्लास के कार्य को एक्वायर करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एक क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा रेफर किया जा रहा है या एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा था कि इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में हमने जावा के अंदर ये समझा कि आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो आपका उसी ऑब्जेक्ट बनता है वो बेस क्लास का बनाना चाहिए, क्योंकि बेस क्लास ऑलरेडी आपके पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट कर चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट वाला गेम खेल लिया था। हमने देख लिया था किस क्लास के ऑब्जेक्ट को किस रेफरेंस में स्टोर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारा हमने कंप्लीटली एग्जीक्यूशन करके देख लिया था। वो सारा एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्टर वाली बात भी हमने यहाँ पे सीखी है, और कंस्ट्रक्टर वाली बात में हमने सीखा है कि एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर मेरा सिखाने का मेन पर्पज ये था कि एक्चुअल में आपको एग्जीक्यूशन सीक्वेंस सिखाना था। तो जब क्लास एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस एक्चुअल में स्टार्ट आपके सुपर क्लास से होता है, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके सब क्लास में आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं, किस में आते हैं, सब क्लास में आते हैं। देखो जावा ने आपके जो आपका होता है ना कि आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है, वो जावा ने आपको इसलिए यहाँ पे जावा ने आपको उसको कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया था कि बाय चांस मान के चलो कि आप सुपर कीवर्ड से अगर एक को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, और अगर ये क्लास बी क्लास अगर 2 क्लास को इनहेरिट कर रही होती और दोनों में ए है, तो किसके एक को प्रिंट करवाते? अगर 2 क्लास को इनहेरिट कर रही होती तो किसके करवाते? तो कॉम्प्लेक्सिटी थी। और अगर मान चलो इसी टाइप से मेथड है, तो अगर सेम नाम से 2 क्लास मेथड है और एक क्लास ने अगर 2 क्लास को इनहेरिट किया होता, तो 2 क्लास में किसके मेथड बात करते? मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो मिटन गया, क्या मिटन गया हूँ क्या? नहीं नहीं, ओवरराइड तो हो जाएगा, वो बात तो बिल्कुल सही बात, ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऊपर वाली क्लास के जो मेथड है उनको मेथड को बनाया तो कॉल भी करवाएंगे ना, और कॉल करवाएंगे किसको करवाए? इसको करवाए, इसको करवाए, किसको करवाए? एम्बिग्यूटी। तो जावा ने इस टाइप की एम्बिग्यूटी, इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी को जावा ने बिल्कुल रिमूव कर दिया, और रिमूव करके आपके जावा ने जो इनहेरिटेंस कंसेप्ट लिया था वो कहता है ना नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंसेप्ट लिया इनहेरिटेंस कंसेप्ट को। और इसी वजह से जावा के इनहेरिटेंस कंसेप्ट को पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि परफेक्शन है यहाँ पे, आपके हर चीज के पीछे बिल्कुल परफेक्शन है। जैसे आपको एक बड़ा सा कोड लिया था, जैसे ये लिया था, एक बहुत बड़ा सा कोड लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज के अंदर बिल्कुल फैक्ट है, हर चीज के अंदर बिल्कुल परफेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हमने जावा के अंदर ये बहुत अच्छी खासियत हमने जावा सीखी। और कल की क्लास से हम जावा में के सुपर कीवर्ड और फिर उसके बाद में फाइनल कीवर्ड बात करेंगे। कल की क्लास में आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, सुपर कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड, ठीक है। ओके डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। क्या कह रहे हो? 8 बज गए यार, अब तो क्या ही खिलाई पिलाएं। पहले टाइम पे मतलब थोड़ा अर्ली